अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, ये टेस्ट नंबर 6 का अमालनामा है मेरे सामने। हाइब्रिड वालों के बहुत बुरे हालात हैं। हाइब्रिड वालों की 45% परफॉर्मेंस है। एक तो टेस्ट बहुत कम बच्चे दे रहे हैं हाइब्रिड में बच्चे कुछ कम ही हो गए मेरे ख्याल में। वो पोस्ट में भी कुछ शिफ्ट हुए हैं, लेकिन इधर से भी हुए हैं। बहरहाल काफ़ी बच्चे हैं, अभी भी 20-25 बच्चे हैं एनरोल्ड। तो माशाल्लाह से इसमें 47 है। खैर, सिर्फ 11 बच्चों ने टेस्ट दिया है। अलार्मिंग बात है, फेल होने की तरफ जा रहे हैं आप लोग अगर इसी तरह चलते रहे। उन 11 में से पास होने वाले खुश नसीब 5 हैं, फेल होने वाले खुश नसीब 6 हैं। फिजिकल क्लास 80% परफॉर्मेंस रही है, माशाल्लाह ज़बरदस्त रही है। फिजिकल क्लास के अंदर तकरीबन 83 बच्चों ने टेस्ट दिया था और उनमें से 66 पास हुए हैं, 17 फेल हुए हैं। ये टेस्ट था वो जिसके अंदर बोरिंग कॉस्ट भी मिक्स हुआ था नोट के अंदर। तो अच्छी परफॉर्मेंस है फिजिकल वालों की। पता नहीं हाइब्रिड वालों ने मुझे बहुत ही मायूस किया इस टेस्ट में। इसमें 117-114 स्टूडेंट में है। कौन है? आप हैं बेटा। और 130808 बिस्मा आप हैं। और 127635 अंबर कहाँ है बेटा? नहीं आई हुई। अच्छा जी। उसके बाद अच्छा, हाइब्रिड में तो हाईएस्ट मार्क्स ही 13 हैं। चलें खैर। उसके बाद मोहम्मद अबू बकर कहाँ हैं जी? मोहम्मद अबू बकर 1077774 ये कहाँ है? नहीं है। 98390 मुआज जुबैर कहाँ है? चलें, ये 5 बच्चों के लिए मैंने क्लैपिंग करवानी थी। इन सबके हाईएस्ट मार्क्स हैं। तुसी मने ही नहीं। ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, क्लास तकरीबन 45 मिनट्स की ही पढ़ा सकूंगा मैं, 45 to 50 मिनट्स। ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था, इसमें अकाउंट्स भी बनवा दिए थे, ऐसा ही है। रेक्टिफिकेशन चल रही थी, फिर मैंने आपको डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट निकालना सिखाया था। ओके, डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट में मैंने आपको कहा था कि स्ट्रेट लाइन के अंदर तो जिंदगी आसान है। आप एसिड रेक्टिफाइंग एंट्री में पकड़ो, एसिड का जो इम्पैक्ट है डेप्रिसिएशन पे भी वही पढ़ना है। एसिड बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ा दो, एसिड कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन को भी कम कर दो। और रेक्टिफाइंग एंट्री से कॉस्ट को ही क्यों पकड़ लेते थे? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जौन सा मर्जी साल है एसिड की जिंदगी का, रेट ने कॉस्ट पे ही लगना होता है। तो पुराना हो या नया हो एसिड, जिस साल में गलती हो रही है उस साल के अंदर आपकी कॉस्ट पर ही गलत डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो सकती थी। इम्पैक्ट आसान था काम, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो ये काम इतना आसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अगर कोई एसिड पुराना चला आ रहा है और इस साल में उसके साथ कोई गड़बड़ हुई है, तो इस साल उसकी डेप्रिसिएशन जो गलत चार्ज हुई, जहां रुकनी थी वहां नहीं रुकी, पूरी चार्ज होती गई, वो बुक वैल्यू के ऊपर रेट लगा हुआ होता है। तो इसलिए शॉर्टकट से आप रेक्टिफाइंग एंट्री में कॉस्ट निकाल कर ये काम नहीं कर सकेंगे। आपको एक वर्किंग करनी पड़ेगी, मैंने इस तरह से समझाया था, याद आ रहा है? कि आपने ये देखना होगा कि जी 6 महीने पर डेप्रिसिएशन रोकनी थी लेकिन नहीं रुकी, पूरा साल हो गई, तो कितनी एक्सेस है या कितनी शॉर्ट है, आपको इस तरह से तफसीलन ये काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 और 8 में इसको अप्लाई भी किया होगा। कितने बच्चों ने 4, 5, 7, 8 को किया मुकम्मल? अच्छा, अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बच्चे कह रहे थे सोल्यूशन के अंदर को थोड़ी सी मिस्टेक है, एडजस्टमेंट 3 के अंदर, वो वहीं पे जाकर देखते हैं, लेकिन पहले जरा कॉन्सेप्ट पूरा कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 तो स्ट्रेट लाइन था, इसके अंदर तो मसला कोई नहीं था। रेक्टिफाइंग एंट्री में आपने मशीनरी को देखा क्रेडिट हो रही है, मशीनरी को देखा क्रेडिट हो रही है, तो आपने डेप्रिसिएशन, मशीनरी कम हो रही है, डेप्रिसिएशन को भी कम करना था। ये तो आसान था, इसमें मसला कोई नहीं था, ठीक है। अगला सवाल आता है और सवाल में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 10% रेट यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप अगर गौर करें तो आपको डेप्रिसिएशन इंपैक्ट निकालते हुए वो डिटेल्ड वर्किंग यहां पर नहीं करना पड़ी थी। कितने बच्चों ने ये सवाल अटेम्प्ट किया? अच्छा, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, हम बात कर लेते हैं पहले। एडवांस पेड फॉर परचेज ऑफ मशीन। ओरिजिनल एंट्री क्या होती है जी इसकी? एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है जी। अमाउंट 30,000 थी, ये 30,000 से एडवांस डेबिट होना था, ठीक है जी। गलती से क्या हो गया? वॉज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट ऑन 1 नवंबर 10। गलती से मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया 30 से। अच्छा, अब रेक्टिफाइंग एंट्री जब आपने इस पहली एडजस्टमेंट की, रेक्टिफाइंग एंट्री पास की, तो वो एंट्री बनती है, बोलो। एडवांस डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर लें। और मशीनरी गलत डेबिट हो गया, सही करने के लिए क्रेडिट कर लें।
30 से। अब जब आपने इसमें डेप्रिसिएशन इंपैक्ट निकालना था तो प्यारे बच्चों इसमें मशीनरी की कॉस्ट को ही पकड़कर काम चला लेना था हमने। उसकी वजह क्या है, हालांकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, लेकिन चूंकि इस गलती का ये पहला ही साल था, तो पहले साल में अगर डेप्रिसिएशन रेट लगा भी होगा तो किस पे लगा होगा, कॉस्ट पे। तो इसका मतलब पहले साल में तो अगर ये गलती पहले साल में ही एसेट के आने के, या ये जो गलती इसी साल के अंदर ही है, तो फिर तो स्ट्रेट लाइन की तरह से शॉर्टकट ही लग जाएगा, डिटेल्ड वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है। फिर हम क्या कहेंगे कि जी एसेट कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन को भी कम कर लो। डेप्रिसिएशन बढ़ाने की एंट्री हमें आती है, वो एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो कम करने की एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, ठीक है। अच्छा, और इस एंट्री में आपने इसी 30 को ही पकड़ लिया। क्यों 30 को पकड़ लिया, मेथड तो रिड्यूसिंग बैलेंस है, कॉस्ट को ही क्यों पकड़ लिया भाई, बुक वैल्यू तो होनी नहीं थी। इस पहले साल में जो डेप्रिसिएशन गलत हुई है वो इसी 30 के ऊपर ही गलत डेप्रिसिएशन चार्ज हुई ना, उस पर कौन सी पहले साल कौन सी बुक वैल्यू होती है कि उस पर रेट गलत लगा होगा, ठीक है। तो इसलिए सुकून से हमने यही 30 पकड़ा। हमने कहा जी 10% के हिसाब से इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई। यकम जनवरी 11 से 31 दिसंबर, सॉरी यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक, जनवरी नहीं है, जरा लाइनें ज्यादा लग गई, ठहर जाओ जी। ये यकम नवंबर 10 पे ये गलती हुई है, तो डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक कितने महीने गलत डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, तो हमने इसको 2/12 कर दिया और हमारा आंसर आ गया, बोले 0.5 और 0.5। यानी हमें वो डिटेल्ड वर्किंग यहां पर करने की जरूरत पेश नहीं आई, क्योंकि ये कौन सा कोई दूसरा या तीसरा साल था, ये 30 की आगे बुक वैल्यू निकलकर उस पर गलत हो गया हो। जी बोले, जब होगी तो तब हम एंट्री करेंगे एडवांस क्रेडिट और मशीनरी डेबिट। तो इसीलिए तो हमने कहा कि ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, पर गलत कर दिया मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट। ये गलती जब हो गई है तो मशीनरी के अकाउंट में ये 30 का एडिशन रिकॉर्ड कर दिया या नहीं कर दिया। अब यकम नवंबर को अगर आपने गलत एडिशन रिकॉर्ड कर दिया है तो यकम नवंबर से नवंबर और दिसंबर 2 महीने की डेप्रिसिएशन भी चार्ज की ही होनी है। जब एक एसेट बनाया तो एसेट को तो हमने रिवर्स कर दिया, अब एसेट निकल गया, लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट है ये तो निकालना था ना। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह से निकल आया। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है, पहला ही साल था, कॉस्ट पर ही ये गलती हुई है, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट के ऊपर ही रेट लगना था, ठीक है, सही है। इसी तरह से दूसरी एडजस्टमेंट है, सेकंड एडजस्टमेंट क्या हुआ जी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपको पता है एसिड कॉस्ट में ऐड होती है, ठीक है, पेड फॉर मशीन ऑन यकम नवंबर 2010। ये यकम नंबर 10 पे एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे हुई 50 की, इज डेबिटेड टू, हाँ जी मुझे बताएं, कैपिटलाइजेशन करनी थी ना, इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो कैपिटलाइज होती है, यानी ओरिजिनल एंट्री बनती थी मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट 50 से, पर गलती से कर क्या दिया, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, रेक्टिफाइंग एंट्री दूसरी एडजस्टमेंट की रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी डेबिट रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट। ये बात समझ आती है, कितने से जी, 50 से। अब अगेन यहां पर भी क्या है, यहां पर भी क्या है भाई, पहला साल है, इसी साल के अंदर, इसी हमारे साल के अंदर ये गलती हुई है, तो अगर डेप्रिसिएशन गलत चार्ज हुई भी है तो रेट कॉस्ट पे ही लगा, बुक वैल्यू पे नहीं लगा। तो हालांकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, लेकिन यहां पे आपको इस तरह की वर्किंग करने की जरूरत पेश नहीं आई, जो मैंने आपको कहा था कि तफसील से ये करते आओगे फिर यहां पे आके इंपैक्ट निकालोगे, ठीक है। तो फिर सुकून से हमने देखा, हमने कहा जी जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ क्या है जी, एसेट बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा लो। डेप्रिसिएशन बढ़ाने की एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितनी अमाउंट पे गलत डेप्रिसिएशन लगी, पहला साल है, 50 पर ही गलती हुई, ठीक है। 10% के हिसाब से कितने महीने, डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक 2 महीने बनते हैं, ठीक है ना। यकम नवंबर पर ये गलती हुई और 31 दिसंबर तक 2 महीने, नवंबर और दिसंबर, 2/12 जी, 0.833, ठीक है जी। अब ये मैंने आपको कहा था आपने अलग अलग ही कर लेना है। अब हो क्या रहा है, इसमें डेप्रिसिएशन इंपैक्ट को अगर देखें तो पहली एंट्री में डेप्रिसिएशन को एक्सेस थी, कम किया हुआ है हमने, और दूसरी में डेप्रिसिएशन कम थी, उसको बढ़ाया हुआ है, शॉर्ट थी, चार्ज किया हुआ है। तो सवाल के अंदर एक एंट्री नजर आएगी सोल्यूशन में आपको 333 की नेट होते हुए, देखो ना, डेप्रिसिएशन 833 से बढ़ाओ और 500 से कम करो तो नेट में 333 से बढ़ ही रही है ना। अब बोलो, तो यही एक इकट्ठी एंट्री कर दी 333 से, और इसकी वर्किंग इस तरह से की गई है। मैंने आपको कहा था आपने इसको इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि मेरा अंदाजा यही है कि अलग से रेक्टिफिकेशन का सवाल सिर्फ फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन का नहीं आ सकता।
अच्छा आ जाए तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, आज के टेस्ट में तो आया हुआ है ना, पर्चे में आ जाए तो फिर तैयारी तो हमने कर ली हुई है, ठीक है। तो बहरहाल मेरा अंदाजा यही है कि एक सवाल जो होगा फुल फ्लेज, उसके अंदर कोई बैड डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट हो सकती है, कोई एक आधी फिक्स एसेट एंड डेप्शन की एडजस्टमेंट हो सकती है, कोई एक आधी जो है वो एक्रूवल वगैरह की, तो 3-4 एडजस्टमेंट्स टॉपिक्स की मिलाकर ही रेक्टिफिकेशन करवाएगा आपसे। बहरहाल ये मेरा अंदाजा है, गलत भी हो सकता है, सिर्फ फिक्स एसेट का सवाल भी आ सकता है, उसी की तैयारी तो करवाई है, उसको टेस्ट में भी दे दिया मैंने, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बात की, ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि आपको मैंने ये कहा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो रेक्टिफाइंग एंट्री से कॉस्ट पकड़ो और इंपैक्ट निकाल लो डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक। रिड्यूसिंग बैलेंस में ये सहूलत मुयसर नहीं है, लेकिन जब आपने पहला ही सवाल किया रिड्यूसिंग बैलेंस वाला तो उसमें आपको ये सहूलत मुयसर रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पहले साल में तो रिड्यूसिंग बैलेंस में भी रेट कॉस्ट पे ही लगता है ना, तो इसलिए कॉस्ट पकड़ के काम चला लिया हमने। यहां तक कोई मसला? इस सवाल में कोई मसला? फिर 6 मैंने करवा दिया था मुकम्मल। 7 की बात करते हैं। 7 के अंदर WDV मेथड यूज हुआ था। सेकंड एडजस्टमेंट पूरी अगर करें हम पूरी, तो वो ये है, मशीनरी कॉस्टिंग 80 परचेज ऑन 1/1/2009, पिछले साल में खरीदी थी। 10 के अंदर कोई गड़बड़ होगी तो यहां पे अब शॉर्टकट अवेलेबल नहीं होगा अगर डेप्शन का इंपैक्ट निकालना हुआ तो। क्यों? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में 10 के साल के अंदर बुक वैल्यू पर रेट ने लगना था, वो कितने महीने पे रोकना था, नहीं रुका, क्या हुआ, वो सब कुछ जो है बुक वैल्यू पर रेट लगकर आगे चला है। इसका मतलब यहां पर वो काम करना पड़ेगा, तो यहां मैंने समझाया था ये वाला काम, ठीक है ना। तो अब इस एडजस्टमेंट को कर लेते हैं। ये एडजस्टमेंट ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग तो डिस्कस हो चुकी है, पहले से ही आपने कर ली हुई थी, इसमें कोई मसला है तो बताएं। ये देखें, मशीनरी 80,000 की खरीदी थी, 1 जनवरी 9 पर बिक गई 30/9/10 पर 50,000 की, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। एक्यूमुलेशन कैसे निकली है जी? ये डिटेल वर्किंग, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है। 80 से काम शुरू हुआ, पहले साल 8, फिर दूसरे साल 5.4, तो 66.6 जो है ये डेप्रिसिएशन, ये बुक वैल्यू है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन दोनों के डिफरेंस से निकला ही 13.4। 50 सवाल में गिवन था, लॉस आ गया 16.6। ओरिजिनल एंट्री में कोई मसला आया हो? ये तो परसों की कर ली थी हमने, कल तो ये काम करना ही था, कल तो डेप्रिसिएशन इंपैक्ट निकालना था ना सिर्फ, ठीक है। फिर गलती क्या की उन्होंने, कह रहे हैं जी सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू मशीनरी। टफेस्ट काम ये है, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो और उसके अंदर गलती वाली एंट्री में एसिड भी हिट हो जाए, ये सबसे मुश्किल सिनेरियो यही है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, रॉन्ग एंट्री क्या हुई है जी? कैश डेबिट और मशीनरी क्रेडिट कर दिया 50 से। अब रेक्टिफाइंग एंट्री तो हमने कर ली, कैसे करते थे? हम कहते थे जी एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट नहीं हुआ तो कर लो, कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करो। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर लो। मशीनरी क्रेडिट होना था 80 से 50 से हो गया, तो 30 से मजीद कर लो, ठीक हो गया। अब इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, अच्छा वैसे डेप्रिसिएशन इंपैक्ट तीन नंबर की एडजस्टमेंट हो ना, तो 2 आ चुके हैं, एक नहीं आएगा तो कोई मसला भी नहीं है वैसे, लेकिन बहरहाल एक भी सीख लेते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन इंपैक्ट निकालना है, तफसीली वर्किंग से निकालना पड़ेगा, ध्यान से निकालना पड़ेगा, पर इतना तो पक्का है कि अगर रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर एसेट कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन बढ़ नहीं सकती, डेप्रिसिएशन भी क्या होना है? कम ही होना है। तो पहले तो ये सोच लें डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री क्या फिगर तो निकलती रहेगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन बढ़ाने की एंट्री असल में हमें याद है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो कम करने की एंट्री होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी, वो वर्किंग 1 को कंटिन्यू कर लेंगे, वर्किंग 1 है ना, ठीक है, यहां से ये फिगर निकलेगी। अब हम आए इधर, ये कहानी हमारे सामने है। होना चाहिए था ये जो सामने है आपके, ऐसा ही है, बोलो यही होना चाहिए था, यही तो अभी करके हमने एक्यूमुलेटेड डेप्शन को निकाला हुआ है, तो यही होना चाहिए था ना जी, ठीक है। अच्छा, अब मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि 80 से एसेट क्रेडिट होना था, 50 से गलती में हो गया, तो जो क्रेडिट होने से रह गया वो कॉस्ट कितनी थी? 30। अब मसला यह है कि वो 30 के ऊपर हम रेट लगाकर इंपैक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो 30 तो जिस दिन खरीदा था उस दिन की कॉस्ट है, तो हमें मजबूरन जो है एक 30 को पकड़ना पड़ेगा अलग से, और इसको अलग से लेकर आना पड़ेगा इस बुक वैल्यू के ऊपर। ये सबसे मैंने कहा टफ सिनेरियो है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो? क्या कहा हमने जी? अगर 30 जो गलत हुआ है, इस 30 के ऊपर ये मैं करेक्ट डेप्रिसिएशन निकालने लगा हूं, क्योंकि 50 पे तो जो होना था वो सही हो गया, उसको साइड पे कर दो। गलती किस में रह गई है? 30 में। तो 30 को रेट डायरेक्ट क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और ये दूसरा साल है, तो इसके अंदर 30 पर रेट लगकर डेप्शन गलत या सही निकली नहीं होगी, बल्कि उसकी बुक वैल्यू पर। तो इस 30 में जो मसला है उस मसले तक पहुंचते हैं पहले। तो अगर 30 का एसेट होता, 50 तो सही है ना, उसको साइड पे कर दो। गलती किस में है? 30 की कॉस्ट में, उसको पकड़ लो अलग से, ठीक है। तो 30 का एसेट, ये मैं रेड से कर लेता हूं, ठीक है। 30 का एसेट 10% डेप्रिशिएट होता पहले साल में, और बोलो तो कितना आता? 3।
और बच जाता 27। ठीक है, ये 27 पर अब जरा ध्यान से देखो इधर, ये 27 पर मैं कह रहा हूं कि 27 पर 10% लगाकर हमें इसको 9/12 करना चाहिए था। इज इट सो? यानी कितनी डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी? 2.025। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी। भाई आगे क्या करना है, मैंने छोड़ो, आगे कुछ भी नहीं, बस ये फिगर निकालनी थी। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ये 30 रुपए एसेट अकाउंट में से क्रेडिट हुए ही नहीं, तो जाहिर है इनकी ये बुक वैल्यू 27 के ऊपर पूरा साल ही क्या हो गया, डेप्रिसिएशन चार्ज होती चली गई। यानी कि हम यूं कहेंगे कि ये तो है करेक्ट, ये होना चाहिए था। ऐसा ही है, करेक्ट ये होना चाहिए था। रॉन्ग क्या है, अभी शॉर्टकट भी बताता हूं। रॉन्ग क्या हो गया, 27 इंटू 10% हुआ और बस और कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, यानी कि 2.7 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई। ठीक है, तो 2 आसान करने के लिए बोलता हूं, 2 की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी, 2.7 की चार्ज हो गई। एक्सेस या शॉर्ट? एक्सेस। कितनी एक्सेस? 0.675 की डेप्रिसिएशन एक्सेस चार्ज हो गई। तो ये तो पहले ही, अच्छा एक्सेस चार्ज हो जाए तो इससे क्या करते हैं, ये डेप्रिसिएशन क्या है जी, एक्सेस। इस एक्सेस चार्ज हो गई तो इसे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। रिवर्स करने की एंट्री क्या है, पहले ही लिखा है हम, वो तो पहले ही डिसाइड हो गया था कि ये एक्सेस चार्ज हुई है, देख लो वहीं पे पहुंच गए। ठीक है, अब फिगर क्या आई, 0.67, 675 रुपए पॉइंट। जी मैं दोबारा नहीं सह 12 बताऊंगा, लेकिन बीच में न रोका करो मुझे जी। किसने कहा दोबारा, हु सेड? अब सुनो दोबारा, दोबारा बाद में सुनेंगे, पहले एक बार पूरा कर लें। ठीक है, एक बार पहले पूरा करने दो मुझे जी। ये 0.675 इस भाई के अलावा और किस किस को समझ, मैंने दोबारा समझाना है वैसे, और किस किस को समझ नहीं आया, 2-3 बच्चे, बाकी सबको समझ आई। इसका शॉर्टकट देख लो, फिर मैं दोबारा समझाता हूं। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी हो सकता था। वो शॉर्टकट ये है कि आपने ये 27 निकाल लिया ना, तो इस 27 को आप यहां पर लेके आ सकते थे। आप कहते कि जी 27 के ऊपर 10% के हिसाब से 3 महीने की डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हो गई है, डेट ऑफ एरर से ईयर एंड। डेट ऑफ एरर क्या है, डेट ऑफ एरर क्या है, डेट ऑफ एरर 30/9/10, तो 10, 11, 12, ये 3 महीने की डेप्रिसिएशन 27 रुपए पे ज्यादा चार्ज। यही कह रहे थे ना कि ये 27 की डेप्रिसिएशन ये 2 होनी चाहिए थी, 2.7 होगी। क्यों, 9/12 पे रोकनी थी, रुकी नहीं, मतलब 3 महीने की एक्सेस चार्ज होगी ना। तो अगर 27 से आप ये वाला शॉर्टकट बनाना चाहो ना, 30 पे क्यों नहीं लगा सकते थे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, 30 पर तो रेट लगा नहीं था, 27 पर तो लगा सकते हैं ना। तो 27 को ले आए हमने, कहा डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक 3 महीने की डेप्रिसिएशन थी, ये लगा के देखो आंसर यही आएगा। ये सब काम करने के बजाय ये भी हो सकता है। ठीक है, ये शॉर्टकट समझ आया। अब जरा नए सिरे से, कुछ बच्चों ने, 2-3 बच्चों ने कहा है कि समझ नहीं आई, उनके लिए दोबारा से। पहले मुझे ये बताओ कि ओरिजिनल, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग एंट्री, ये समझ आ गई है? ओरिजिनल, रॉन्ग, रेक्टिफाइंग एंट्री समझ है? चलो अब मेरा सवाल, एसेट अकाउंट, एसेट था कितने का, 80 का। ओरिजिनल एंट्री कहती है 80 को क्रेडिट होना चाहिए था, रॉन्ग ने बताया कि 50 से क्रेडिट हो गई। इसका मतलब यह है कि गलती सिर्फ किसकी है, 30 की। तो फिर मैं 30 रुपए को अलग पकड़ूंगा और मैं कहूंगा 30 रुपए के ऊपर अगर सही सही डेप्रिसिएशन चार्ज होती तो पहले साल में 3 रुपए होती, 10%, फिर 27 की बुक वैल्यू बचती। ठीक है, ये 27 पर फिर 10% इंटू 9/12 करते, क्योंकि 30, 9, 10 पर इसने बिक जाना था। 50 पे तो रुक गई ना डेप्रिसिएशन, इसलिए उसकी तो लड़ाई खत्म हो गई। ठीक है, मसला किसका, इस 27 का मसला है। ओके, तो 27 पर 9/12 अगर कर देते तो डेप्रिसिएशन कितनी आती, 2 पॉइंट, जरा बोल दो दोबारा, मैंने मिटा दिया आप लोगों के लिए, 2.025। लेकिन ये ना हुआ, ये ना हुआ क्यों, रॉन्ग एंट्री बता रही है कि मशीनरी अकाउंट से 80 क्रेडिट नहीं हुआ। अगर 80 क्रेडिट हो जाता तो फिर हम इस चीज को अलग करते ही, को हम कहते हैं हाँ सारे का सारा 80 क्रेडिट हो गया, सब सही है, सारे 80 के ऊपर डेप्रिसिएशन 9/12 पे रुक गई थी। लेकिन इस 30 पे डेप्रिसिएशन ना रुकी, ना रुकी तो कितनी चार्ज हो गई, पूरा साल। तो पूरा साल मतलब 9/12 नहीं किया तो 27 इंटू 10। अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी 2.025, हो गई 2.7, तो ज्यादा या कम, अगर शॉर्ट होती तो बढ़ा लेते, अगर ज्यादा एक्सेस है तो रिवर्स करना है। तो ज्यादा कितनी है, 0.6067, बोलो 0.675। ठीक है, तो ये एक्सेस है, इसे रिवर्स कर दो। रिवर्स करने की एंट्री हमें नहीं याद, हमें चार्ज करने की एंट्री याद है। तो मैंने कहा चार्ज करने की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो रिवर्स करने की एंट्री होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से जी, 675 रुपए या 0.675। ठीक है, सही है। अच्छा, यहां तक अब समझ आ गई है। अब ये काम शॉर्टकट से भी हो सकता था, मैंने कहा आपको मसला इससे था ना, वरना तो स्ट्रेट लाइन में क्या करते थे जी, रेक्टिफाइंग एंट्री में मशीनरी 30 से कम हो रही है तो डेप्रिसिएशन को भी कम करना है, इसी 30 को पकड़ के 10% 3/12 कर देते थे। यहां पे 30 पे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 30 पर रेट नहीं लगा,
इस साल दूसरे साल में बुक वैल्यू पे लगा होगा, तो वो इस 30 की बुक वैल्यू 27 आ तो गई है। तो इस बुक वैल्यू को पकड़कर आप शॉर्टकट से भी ये काम कर सकते हैं। एक स्टेप सिर्फ इतनी सी वर्किंग कहीं पे कर लो, कहीं पे भी कर लो, यहीं पे कर लो ब्रैकेट में ये वर्किंग डिटेल से करो ही ना। 27 निकला है, 27 को 10% 3/12 कर दो। ये बात समझ आई? बोलो, अभी भी किसी को समझ ना आई हो तो बताएं। अच्छा, ये सबसे मुश्किल सिनेरियो क्यों था? क्योंकि इसमें गलती में एसेट अकाउंट कुछ ना कुछ क्रेडिट हो गया था। वरना रॉन्ग एंट्री के अंदर अगर यही एंट्री यूं होती ना कि सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, तो फिर तो टेंशन ही नहीं थी, फिर तो ये काम करना था जो कल सिखाया था। पूरी अमाउंट 100 की, मिसाल के तौर पे 100 का एसेट है, पूरा 100 का एसेट 6/12 होना था, पूरे ही 100 का एसेट कुछ क्रेडिट नहीं हुआ, वो पूरे साल पे डेप्रिशिएट हो गया। तो ये तो आसान होती है। सबसे मुश्किल सिनेरियो ये है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो और उसमें रॉन्ग एंट्री में एसेट कुछ क्रेडिट हो जाए या डेबिट हो जाए, तो एसेट की गलती की वजह से आपको जरा तफसीलन ये वर्किंग करनी पड़ जाती है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अच्छा, अभी आगे भी बढ़ते हैं। इस सवाल में पहली एडजस्टमेंट तो वही है, पहली तो बिल्कुल वैसी थी। क्या? अब रिड्यूसिंग बैलेंस है हालांकि, लेकिन एडवांस पेड था, रॉन्गली मशीनरी को डेबिट कर दिया। तो हमने कहा एडवांस डेबिट होना चाहिए था, मशीनरी डेबिट होगी, तो गलती को सही करने के लिए मशीनरी डेबिट, ये एडवांस डेबिट मशीनरी क्रेडिट कर दो। और चूंकि ये पहला साल था तो ये पूरे के पूरे 50 पर ही ये एरर के ऊपर आपने डेट ऑफ एरर से ईयर एंड कर लेना था। ठीक है ना? ये समझ आता है? पहले सवाल में समझा के आया। नंबर 8, इस सवाल की थर्ड एडजस्टमेंट कल मैंने आपको करवा दी थी, ऐसे ही थी। ये सारा काम कल कर लिया था। एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट होना था, कैश डेबिट होना था, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट और मशीनरी क्रेडिट अमाउंट्स आ गई। गलती में क्या हुआ? मशीनरी क्रेडिट नहीं हुई। ये वर्किंग कल हमने की थी, ये वर्किंग की थी बेटा, ये वर्किंग करके ही तो 30,525 निकला था। ठीक है, सही है। अब ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास हो चुकी हैं। ठीक है, अब मसला है डेप्रिसिएशन इंपैक्ट का। जगह बनाते हैं ना इसकी, ये तो कल वाला सवाल है। थोड़ी सी लाइन ऊपर चली गई, थोड़ी सी लाइन नीचे रह गई, कोई मसला नहीं है, हम बराबर कर लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो जुगाड़ क्या है? जुगाड़ क्या है? एसेट क्रेडिट हो रहा है तो डेप्रिसिएशन, एसेट क्रेडिट नहीं बोलो, कम हो रहा है। एसेट कम हो रहा है तो डेप्शन ने भी कम होना है। बढ़ने की एंट्री एक्सपेंस डेबिट डेप्शन क्रेडिट, कम होने की एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये पहले लिख लें, सुकून हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं इधर जी। हम कह रहे हैं जी 30,525 को क्रेडिट हो जाना चाहिए था। किस दिन क्रेडिट हो जाना चाहिए था? किस दिन क्रेडिट हो जाना चाहिए था? 31/5/2010 पे क्रेडिट हो जाना चाहिए था। पर हुआ क्या? 1 रुपया भी क्रेडिट नहीं हुआ। यानी करेक्ट एंट्री, करेक्ट डेप्रिसिएशन तो ये होती कि हम अगर इसको 5/12 कर देते, 5/12 कर देते। अच्छा सुनो, 5/12 ये ना परसेंटेजेस में निकला हुआ है पहला सवाल। अब असल में तो सवाल नॉर्मल होता तो ये वाला काम ना करना पड़ता ना, कॉस्ट ही गिवन होती। बहरहाल मुझे इस दिन वाली बुक वैल्यू चाहिए। इज इट सो? अब एक तो ये है कि मैं इस 525 को पकड़ूं, पहले महीने 6/12 करूं, फिर बुक वैल्यू निकालूं, फिर उस पर पूरा साल डेप्रिसिएशन करूं, फिर ये फिगर निकालूं। इतना टाइम कौन जाया करे? जैसे मैं 25,000 से जंप करके 30 पे गया था, ऐसे ही ये जंप इधर तक भी तो लग सकता है। क्या मतलब? मैं कहूं जी 25,000 अगर 81.9 है तो मुझे 85.5 बता दें, कितना? 26098। ठीक है जी, ये बात समझ आती है? ये मुझे क्यों चाहिए था 26098? क्योंकि इसी पर ही डेप्रिसिएशन गलत हुई है या नहीं हुई है। गलती तो यहीं से शुरू हुई है ना, 10 वाले साल की गलती है। और भाई समझ आया है? ये 26 नहीं निकालना आ रहा है ऐसे, तो 30,525 को 10% 6/12 करो, फिर बुक वैल्यू निकाल कर बुक वैल्यू को 10% करो, फिर बुक वैल्यू यही आएगी इंशाल्लाह। को राउंडिंग का डिफरेंस हो जाए तो हो जाए। ठीक है, और सही है। अच्छा, अब मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ है, मैं इसको मिटाने लगा हूं। ये परसेंटेजेस वाला काम तो खत्म हो गया ना, ये कहानी तो खत्म हो गई है। ठीक है जी, मसला ये है, इधर देखिएगा, मसला ये है, करेक्ट, पहले करेक्ट देखते हैं कि हमने डेप्रिसिएशन को रोकना था 31 मई पर, ऐसे ही है। यानी कि 26,098 पर 10% लगाकर क्या करना था जी? 5/12। कितनी डेप्शन? जी 1087 की डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी, पर गलती में क्या कर गए? 26098 पर 10% लगाया और जगह कम हो गई। तो जगह बनाने के लिए इसको थोड़ा उधर सीटेंगे। अल्लाह करे सब सही हो, सब सही रहा जी। तो 26098 पर जो डेप्रिसिएशन निकालने लगे तो फ्रैक्शन नहीं लगाया, क्योंकि एसेट अकाउंट में से कुछ निकला ही नहीं, तो 10% लगाया और बस। यानी कि 2601 ना कर लें,
राउंड कर दें, ओहो 10 जी। अच्छा अब इधर देखो, डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए थी 1087, चार्ज हो गई 261, क्योंकि पूरे का पूरा 30,525 क्रेडिट ही नहीं, एसेट अकाउंट हिला ही नहीं रॉन्ग एंट्री में, तो सुकून से पूरे साल की डेप्शन हमने निकाल दी। अब बताओ, डेप्शन चार्ज होना चाहिए थी 1087, हो गई 2610, तो एक्सेस चार्ज होगी शॉर्ट, एक्सेस कितनी 1523 से एक्सेस चार्ज हो गई। ठीक है, तो अगर एक्सेस है तो इसको क्या करेंगे, रिवर्स। ठीक है, रिवर्स करने की एंट्री पहले ही लिख लिया हमने, रिवर्स करने की एंट्री पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है, तो रिवर्स कर दिया हमने इसको, ये अमाउंट लिख लिया हमने, बोलें जी 1523 और 1523, क्लियर है? अब बोलो। अच्छा, इसका शॉर्टकट भी तो हो सकता है, अगर उस मुश्किल वाले केस का शॉर्टकट था तो इसका तो और आसान है। यानी आप इतना लेंथी काम करने की बजाय ये दोनों कॉलम्स ना बनाएं, ये दोनों कॉलम्स आप ना बनाएं। गलती किसके ऊपर हुई है, इस 26,098 पर, ऐसा ही है। इस 26,098 को पकड़ें, ओहो डेप्रिसिएशन बेचारी के साथ क्या हो गया जी, 26,097 को पकड़ें और आप इसको कहें ओ भाई साहब 97 नहीं 98, राउंडिंग का डिफरेंस हो सकता है जी, कोई मसला नहीं है राउंडिंग। अच्छा, हमने कहा जी 10% के हिसाब से इस पर डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक, डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक कितने महीने बनते हैं, 7 महीने डेप्रिसिएशन ज्यादा या जो भी वो पहले लिख चुके हैं चार्ज हो चुकी है, तो 7/12 करके देखो क्या आंसर आता है, तकरीबन यही है, कोई राउंडिंग का डिफरेंस हो जाए तो इसका मतलब ये शॉर्टकट भी लग सकता था। ठीक है, तो ये अगले दो कॉलम्स हम ना भी बनाए तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये बात समझ आई है? तो इसका मतलब कंक्लूजन ये है, बस मेरी तरफ से फिक्स एसेट एंड डेप्शन की रेक्टिफिकेशन खत्म है जी। कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया हमने, कंक्लूजन ये निकला, पूरी बात सुनो, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपका फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन, जाग रहे हो ना तुम, पक्की बात है, उठाओ कसम इसकी। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन एक मिनट, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग नॉर्मल जो आपकी एंट्रीज में मसला नहीं है, क्योंकि आपका फिक्स एसेट डेप्शन का टॉपिक मजबूत है। ओरिजिनल एंट्री आपका कॉन्सेप्ट है, रॉन्ग एंट्री सवाल में से मिल जाती है और रेक्टिफाइंग एंट्री उनको देख के निकाल लेते हैं। नई चीज हमने क्या सीखी, डेप्शन इंपैक्ट कैसे निकालना है, तो उसकी समरी क्या है, 3 किस्म के केसेस सामने आए हमारे। नंबर 1, बल्कि 4 कह लें। नंबर 1, स्ट्रेट लाइन मेथड हो, जिंदगी ही आसान। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो देखते भी जाना साथ साथ, जिंदगी आसान क्या मतलब, रेक्टिफाइंग एंट्री में देखो एसिड के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, ये तो नहीं है, ये रेक्टिफाइंग एंट्री में देखो एसिड के साथ क्या हो रहा है, अगर एसिड कम हो रहा है तो डेप्शन को भी कम करो, एसिड बढ़ रहा है तो डेप्शन को भी बढ़ा लो। ठीक है, और कॉस्ट को ही पकड़ो, डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक इंपैक्ट निकल आएगा। ठीक है, केस 2, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आया लेकिन गलती का साल पहला ही था, मौजे वेव्स करो किल, क्या मतलब, पहला साल है तो रेट कॉस्ट पर ही लगा होगा, गलती कॉस्ट से निकल सकती है। रेक्टिफाइंग एंट्री में एसिड देखो, एसिड कम हो रहा है डेप्शन को भी कम कर लो, एसिड बढ़ रहा है डेप्शन को भी बढ़ा लो, कॉस्ट को ही पकड़ो, डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक। ठीक है, मसला शुरू होता है कहां से, जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो और एसिड का दूसरा साल हो। तो इसमें क्या करना पड़ता है हमें, इसमें हम रेक्टिफाइंग एंट्री में कॉस्ट को देखकर इंपैक्ट तो निकाल सकते हैं, लेकिन उस कॉस्ट पे रेट लगाकर डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक की फिगर नहीं निकाल सकते, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में दूसरे साल में कॉस्ट पे रेट लगता ही नहीं है। ठीक हो गया, तो इस सूरत में हमें क्या करना पड़ता है, हमें तफसीली वर्किंग करनी पड़ती है, और जिस साल में गलती हो रही है उस साल की बुक वैल्यू को पकड़ के उस पे रेट लगा के डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक हम आ सकते हैं। लॉन्ग कट को छोड़ो, शॉर्टकट ही कर लेते हैं। फर्क अब नजर आ रहा है ना सामने, अगर यही स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो 30,525 पर हम 10% 7/12 करते, यही रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आया तो हमने 26,098 पर 10% 7/12 किया। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये 3 सिनेरियो तो सिंपल हो गए। पहला स्ट्रेट लाइन है, जिंदगी सुकून में, कॉस्ट को पकड़ो, जो एसिड का इंपैक्ट आ रहा है डेप्शन पे भी वही डाल देना, एसिड वाला डेप्शन बढ़ानी है, कम हो रहा है तो डेप्शन भी कम करनी है, कॉस्ट पर ही रेट लगाओ, डेट ऑफ एरर से ईयर एंड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो और पहला साल हो, सेम ट्रीटमेंट। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो और सब्सिक्वेंट ईयर हो, तो कॉस्ट की बजाय इंपैक्ट के लिए तो आपने ये देख लिया रेक्टिफाइंग एंट्री में इंपैक्ट तो वही निकलेगा, लेकिन कॉस्ट की बजाय आपको बुक वैल्यू चाहिए थी, वो निकालनी पड़ेगी आपको, जैसे भी निकालो, और फिर डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक। ठीक है, सबसे मुश्किल और कॉम्प्लेक्स सिनेरियो कौन सा बनता है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, सब्सिक्वेंट ईयर भी हो और एसिड अकाउंट भी गलती में क्रेडिट या डेबिट हो, यहां पे गेन होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे एक तो हमें ये कॉस्ट से काम हमारा नहीं चलना,
देखकर इंपैक्ट तो आपने निकाल लिया, लेकिन ये 30 की सॉरी वो 50 की 80 की कॉस्ट, उससे काम नहीं चलना। ठीक है, पूरी वर्किंग के अंदर तो 80 चला आ रहा था, तो वहीं से हम डायरेक्ट लेकर चल नहीं सकते। फिर हमने ये देखना है कि गलती कितने हिस्से की हुई। 80 से क्रेडिट होना था, 50 से तो हो गया ना, तो गलती किसकी रह गई थी? 30 की। तो ये जो रेक्टिफाइंग एंट्री में 30 पड़ा है, इसी 30 को दोबारा ओपन करके इसकी बुक वैल्यू निकालेंगे और बुक वैल्यू को यहां पर लिखेंगे। लिखा नहीं हमने, ये लिखा नहीं था यहां पे, शॉर्टकट बोला तो था मैंने, लिखा था फिर। अच्छा दोबारा समझाते हुए जी, तो 27 पर 10% इंटू ये 30, 9 पर गलती हुई है, तो 10, 11, 12, 3 महीने का इंपैक्ट आपने निकाला। ये डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि पूरे 80 की बुक वैल्यू 72 को यहां नहीं रखा हमने अब, बल्कि 30 जो गलती में रह गया है उसकी बुक वैल्यू 27 को यहां पे रख के हमने इंपैक्ट निकाला। ठीक है, मेरे अल्लाह हाफिज, रेक्टिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। लेकिन बिल्कुल अल्लाह हाफिज नहीं, पास पेपर के जो सवाल करने हैं ना रेक्टिफिकेशन के, उनमें हर सवाल में 1 या 2 एडजस्टमेंट इसकी वहां पे भी होंगी। ये तो प्योरली सिर्फ फिक्स्ड एसेट इंडेप्शन से रिलेटेड था ना, वो अलग से भी जो सवाल आते हैं उनमें 1-2 एडजस्टमेंट सिर्फ ऐसे पड़ी होंगी, एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन में गलती हो गई, एडवांस वाली गलती आ गई है, इस तरह से सिंपल डिस्पोजल। ठीक है जी, यहां से हाथ खड़ा हो रहा था कोई क्वेश्चन जी बेटा, एसी का मसला है। अच्छा मैं क्या इधर मसला है यार, ये एसी को उस पे लगा दें, स्विंग पे और ऊपर छत के साथ लगा दें। जी जी सही है, कोई मसला क्लियर हो गया, कंफ्यूजन दूर हो गए। अब आज के टेस्ट में देखते हैं। टेस्ट तो आपको पता ही है, फिर टेस्ट में तो ये सब बातें होंगी जरूर, लेकिन इधर से या उधर से। टेस्ट में 2 क्वेश्चन हैं, कुछ एमसीक्यूज हैं, उसमें तो कुछ भी हो सकते हैं, कोई 1-2 जी। IS 40 का कोई 1-2 एमसीक्यूज होंगे इंशाल्लाह, ताकि आप जी यार टेस्ट देना है तुमने या नहीं देना? नहीं, थ्योरी याद करता भी कोई नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग में अब तो वैसे ही ओपन बुक है। अच्छा जी सुने, ये क्लियर है? हमने बात शुरू की हुई थी इन्वेंट्रीज की, अगर आपको याद हो तो। अच्छा जी, मैंने कल आपको पढ़ाया था कि पीरियोडिक सिस्टम जो है वो हम आज तक बचपन से यूज करते आए हैं। ठीक है, बस कर दो नहीं भाई, बस छोड़ दो इनको, जो तकलीफ है बस करो यार। मैंने आपको ये कहा था कि आज तक हम पीरियोडिक सिस्टम पढ़ते आए हैं। जो बेसिक पे आपको मैंने करवाया था सिस्टम, वो पीरियोडिक सिस्टम था, क्योंकि उसके अंदर हम परचेजेस का अकाउंट बनाते थे। ठीक है, खैर तो थोड़ी सी बात यहां शुरू करते हैं जहां से कल खत्म की। मैंने आपको कहा कि ये पीरियोडिक सिस्टम के अंदर शॉर्टकट यूज करके हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। तरीका क्या होता है, हम क्लोजिंग स्टॉक की गिनती करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ये गिनती हो गए। ठीक है जी, बाकी अब स्टॉक गिन रहा हूं ना मैं। ठीक है, तो स्टॉक गिनकर हमने उस पर रेट लगाया, रेट में FIFO या एफको की अजम्पशन ली, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल आया कॉस्ट। ये है क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालना अंडर पीरियोडिक मेथड। जो क्वेश्चन 2 है ना आपके लेक्चर नोट्स में, शुजात वाला, उसके अंदर इसको अप्लाई करेंगे। आज मैंने वो सवाल नहीं कराया, लेकिन दोनों सिस्टम्स डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अच्छा शॉर्टकट से जो काम कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकली है वो किस मेथड में है, किस सिस्टम में है? पीरियोडिक में। क्या होता है अभी बताता हूं। ठीक है, लेकिन ये जो हमने लॉन्ग कट से कॉस्ट ऑफ स्टॉक कल निकाली थी, ये परपेचुअल सिस्टम की खुसूसियत है। परपेचुअल सिस्टम क्या करता है, परपेचुअल सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन गुड्स के आने पर भी रिकॉर्ड होती है, गुड्स के जाने पर भी रिकॉर्ड हो रही होती है। ठीक है, तो इन्वेंट्री कार्ड में परपेचुअल सिस्टम के अंडर हम इन्वेंट्री कार्ड बनाते हैं और कॉस्ट ऑफ स्टॉक हमारे इस इन्वेंट्री कार्ड से निकल आया करती है। ठीक है, अब इन दोनों सिस्टम्स का डिफरेंस देखते हैं। ये आपके सामने क्या है, अगर नजर आ रहा है तो बताएं। चलो ऐसे ही खैर है, क्या आपने सारा ही आपने लिखना है, तस्वीर बनानी है फिलहाल, लेकिन जितना मैं दिखाता जाऊं बस उतना ही आप देख रहे होंगे। जी ये क्या है जी, कैश अकाउंट है। ये कैश अकाउंट क्या बता रहा है, ये कैश अकाउंट कह रहा है जी, ये मैंने अज्यूम किया था डाटा पिछली क्लास में, सिर्फ ऐसे ही बस लिख लिया और बच्चों का जैसे आपसे पूछ रहा हूं वैसे बताओ। मैंने कहा ये कैश अकाउंट क्या बता रहा है, 20 रुपए का कैश हमारा स्टार्ट ऑफ द पीरियड पड़ा था, 150 का मजीद कैश आया, 30 एक्सपेंस में लगा, 130 का मैंने एसेट्स खरीदे और 10 रुपए का कैश पड़ा होना चाहिए, पड़ा होना चाहिए। तसल्ली करनी है तो दराज खोलो और गिनती कर लो। ठीक है, नहीं होगा तो फिर अकाउंटेंट पे शक जाएगा ना, फिलहाल तो मैं जरा सही सही बात कर रहा हूं। तो कैश का लेजर एक ऐसा लेजर है जो आपको बता रहा है कि मेरे पास इतना कैश पड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसने कैश का आना भी रिकॉर्ड किया हुआ है, कैश का जाना भी रिकॉर्ड किया हुआ है। यहां तक को मसला। अगला अकाउंट मैंने बनाया जी एसी का पिछली क्लास में, मैंने कहा समझ लो ये जरा क्वांटिटी है, वैसे तो अमाउंट में बनता है लेकिन क्वांटिटी जरा समझा रहा हूं एक बात। ठीक है, फिक्स एसेट का अकाउंट कह रहा है 8 एसी पड़े थे स्टार्ट ऑफ द ईयर, 2 खरीदे
एक बिक गया, 9 पड़े होने चाहिए, नहीं या खड़े होने चाहिए, ठीक है जो भी है, तो लगे होने चाहिए। तसल्ली करनी है तो जाके गिन लोगे। यानी एसेट का अकाउंट भी एक ऐसा अकाउंट है जो हमें यह बता रहा है कि इतने एसी पड़े होने चाहिए, क्योंकि ये आना भी रिकॉर्ड कर रहा है, जाना भी रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। अब हमने परचेजेस का अकाउंट बनाया था अभी तक, ठीक है, जिसके अंदर हम अन्य वा परचेज बेसिक्स में 13-14 दिन हमने लगाए थे, याद होगा आपको, छोटे छोटे सवाल किए थे। किसी सवाल के अंदर मुझे आप बता दें कि स्टॉक का लेजर आपने बनाया हो, किसी सवाल के अंदर आपने परचेजेस की एंट्री की हो, स्टॉक डेबिट। हालांकि जहन में ये बात आती थी, ये यार ये चीजें आ रही हैं, स्टॉक भी तो बन रहा है, फिर जो बिक गई हैं, बिकने से रह रही हैं, वो स्टॉक क्लोजिंग में होना चाहिए। ये काम कब करते हैं हम? तो भाई वो काम हम पीरियड एंड पे करते थे। हम पीरियड सारे के अंदर अन्य वा परचेजेस रिकॉर्ड करते थे। गुड्स आती थी, हम एंट्री करते थे, परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट या परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट करते रहते थे, एंट्रीज करते रहते थे। और पीरियड के एंड पे क्लोजिंग बैलेंस जो आता था उसको उठा के ट्रायल में ले जाते थे परचेजेस, वहां से वो जाता था प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके फिर हम कहते थे गिनती करो, क्लोजिंग स्टॉक इतना है, वो ट्रायल के बाद पड़ा होता था, ठीक है। और उसकी डबल एंट्री होती थी, वो तो पूरे ट्रायल वाली फिगर्स सिर्फ एक दफा नजर आती थी, याद है। और मैं वो कहता था कि ट्रायल के बाद वाली फिगर्स का डबल इंपैक्ट होता है। तो एक ही चीज हमारी बेसिक्स के अंदर आई थी स्टॉक की, पूरा ट्रायल एक दफा, सेल एक दफा नजर आती थी, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल में पड़ा होता था एक दफा नजर आता था, परचेजेस ट्रायल में होती थी एक दफा नजर आती थी, ठीक है। एसेट्स होते थे, लायबिलिटीज होती थी, जो ट्रायल में फिगर पड़ी थी सिर्फ एक दफा प्रेजेंट करते थे। ट्रायल खत्म होता था, क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ आता था, और वो एकदम से दो जगह नजर आ रहा होता था। ये दरअसल डबल एंट्री करते थे हम, ठीक है। वो आज सिखाऊंगा डबल एंट्री, ये डबल बल्कि सिखाऊंगा क्या, आपको आती है डबल एंट्री, आपको आती है क्लोजिंग स्टॉक की पीरियोडिक सिस्टम में डबल एंट्री आपको आती है। ये देखो, कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है भाई, कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस है। याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट बनवाया तो मैंने कहा था ये सेल और ये उसकी कॉस्ट, ये सेल और ये इसकी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल का ये डिब्बा है, बोलो, जिसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक होता है। यानी क्लोजिंग स्टॉक को हम कॉस्ट ऑफ सेल में से क्या कर रहे होते हैं, माइनस, और यहां से निकाल कर उसको मैंने कहा था कहां लिख लेते हैं, बैलेंस शीट में, एसेट में। यानी हम यूं कहते हैं कि ये चीज एक्सपेंस से निकालो, बना लो, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्री पेमेंट में करते थे। हम कहते थे 14 रुपए अगर पे कर दिए रेंट की मद में, 2 रुपए प्री पेड हैं, तो एक्सपेंस में से 14 में से 2 निकाल के वो प्री पेड रेंट एसेट बना लो, एक्सपेंस में 12 छोड़ो। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, एक्रूवल करके आए, आप तो थोड़ा इंप्रूव हो गया। हम क्या कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मेरी एग्जांपल है कि 10 रुपए के का क्लोजिंग स्टॉक बचा पड़ा है। कैसे निकालेंगे हम पीरियोडिक सिस्टम में? पूरा पीरियड तो हम परचेज रिकॉर्ड करते रहते हैं, और सेल के वक्त सिर्फ सेल रिकॉर्ड करते थे, स्टॉक का जाना रिकॉर्ड नहीं करते थे। आपके जहनों में सवाल भी आता था कि सेल हुई है तो स्टॉक भी तो कम हुआ है, गुड्स भी तो कम हुई है, उसकी एंट्री नहीं करते। सिस्टम ये था। सिस्टम में ये सिस्टम क्या करता है, परचेज का अकाउंट बनाता है और चीजों का आना सिर्फ रिकॉर्ड होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। और पीरियड के एंड पे ये क्लोजिंग ट्रायल में, और वहां से यहां पे पीरियड के एंड पे बैठ के हम गिनती करते हैं, फिजिकली स्टॉक को काउंट करते हैं, और फिर फाइफो या एफ को लगाकर स्टॉक की अमाउंट निकालते हैं। फाइफो या एफ को, ये 20 किलो तोल के निकाला था, उस पे फाइफो या एफ को लगा के स्टॉक निकल आया, ठीक है ना। तो ये होता है पीरियोडिक सिस्टम। क्या होता है जी पीरियोडिक सिस्टम में? लिखा हुआ है आपके लिए, आपको नोट करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले समझना जरूरी है। किथे गया जी, यहां था। क्या करते हैं, सारा पीरियड, बार बार कह रहा हूं मैं ये बात, ताकि ये बैठ जाए दिमागों में, सारा पीरियड परचेजेस डेबिट करते रहते हैं, और जब चीजें बिकती हैं तो गुड्स का जाना रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ डेटर डेबिट सेल क्रेडिट या कैश डेबिट सेल क्रेडिट करते रहते हैं, गुड्स का जाना रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ठीक है। पीरियड एंड आता है तो हम क्या करते हैं, फिजिकली स्टॉक को काउंट करते हैं, और फिर क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट फाइफो या एफ को लगाकर निकालते हैं शॉर्टकट से, और उसकी एक एंट्री होती है। ये 2 दफा नजर आ रहा है तो इसकी डबल एंट्री हो रही है। क्या डबल एंट्री है, जरा सोच के बताओ। कॉस्ट ऑफ सेल एक एक्सपेंस है कि नहीं है? डेबिट हो रहा है, डेबिट, एक्सपेंस डेबिट हो बढ़ता है, हम एक्सपेंस को कम कर रहे हैं, यानी कॉस्ट ऑफ सेल क्या हुआ है, क्रेडिट। और एक एसेट वजूद में आया है, एसेट बढ़ा है, स्टॉक इज अ करंट एसेट, तो स्टॉक डेबिट। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की पीरियोडिक सिस्टम में ये डबल एंट्री होती थी। ये डबल एंट्री क्या हो रही है, डबल एंट्री क्या हो रही है, स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ये बताया नहीं था आपको, लेकिन आपको पता था ये एंट्री का, ठीक है, बस बताया नहीं हुआ था। ये डबल एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट और स्टॉक डेबिट। यानी हमने कहा इसको एक्सपेंस ना बनने दो, निकाल लो इसको, एसेट में डाल दो, निकाल लो इसको एक्सपेंस में से, एसेट बना लो। तो एक्सपेंस कम करके ये 10 माइनस ना करते तो कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बन जाता, बोलो, ठीक हो गया। अब जरा सुनो दोबारा तफसील से। पीरियोडिक सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें परचेजेस का अकाउंट बनता है, ठीक है। परचेजेस का अकाउंट सिर्फ चीजों का आना
अपनी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करता है, यानी कॉस्ट ऑफ परचेज रिकॉर्ड करता है, चीजों का जाना रिकॉर्ड ही नहीं करता। इसका मतलब ये 200 रुपए जो क्लोजिंग में आ रहे हैं ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। क्या ख्याल है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये तो परचेजेस हैं। ठीक है, इधर देखो 10 रुपए का कैश पड़ा होना चाहिए, कैश का काउंट कह रहा है, सही है। 9 एसी पड़े होने चाहिए, सही कह रहा है। ये 200 रुपए का स्टॉक पड़ा होना चाहिए, नहीं, परचेज का काउंट तो ये बताता ही नहीं है कि इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए। क्यों? चीजों का आना रिकॉर्ड हो रहा है, जाना रिकॉर्ड नहीं हो रहा। तो इस सिस्टम में, पीरियोडिक सिस्टम में, ये कौन सा सिस्टम है जी जिसमें परचेज का काउंट बनता है? ये कौन सा सिस्टम है? पीरियोडिक सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर चीजों का आना तो रिकॉर्ड होता है, परचेज का काउंट बनाते हैं, चीजों का, ये सब लिखा हुआ है, अभी नोट करवाता हूं, सब सिर्फ सुनते रहो। परचेज का काउंट बनता है, इसमें सिर्फ चीजों का, तस्वीर वाले भाई एक मिनट, एक ही बार तस्वीर खींचना। परचेज का अकाउंट बनता है, इसमें सिर्फ चीजों का आना रिकॉर्ड होता है, जाना रिकॉर्ड नहीं होता। इसलिए इस अकाउंट के अंदर कोई ऐसा, इस सिस्टम के अंदर कोई ऐसा अकाउंट मौजूद नहीं है जो ये बता सके कि इतना स्टॉक बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो फिर मजबूरी के दर्जे में हम क्या करते हैं, पीरियड के एंड पे फिजिकली काउंट करते हैं, जो स्टॉक पड़ा हो उसी पर रेट शेड लगा के वही हमारा स्टॉक। आमतौर पे छोटी दुकानों पे छोटे दुकानदार क्या कर रहे होते हैं, परचेजेस को रिकॉर्ड करते हैं, जब भी चीजें खरीद के लाते हैं, मंडी से शाम को लाया, लिख लिया इतना इतना खरीदा है। लेकिन आप उनसे जाकर पूछो ना, हाँ भी बताना जरा कितना स्टॉक पड़ा है तुम्हारे पास, चावल का, गंदम का, आटे का, चीनी का, साबुन कितने पड़े हैं? कहे भाईजान रात को देख लेंगे जरा सुकून से भी दुकान, इधर से कोई आवाज देता है, भाईजान ने टूथपेस्ट बनाना, इधर से आवाज आती है यार एक घी का पैकेट देना, इधर से आवाज आती है 5 किलो चीनी कर दो, वहां से कहता है यार एक पैकेट आटे का कर दो। उसको समझ ही नहीं आ रही कि कौन सी चीज निकलती जा रही, वो सेल को रिकॉर्ड नहीं कर रहा, हर सेल के वक्त जाने को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा। तो ये दुकानदार पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रहा होता है और ये पीरियड के एंड पे बैठेगा और कहेगा आ जाओ अब गिनती कर लेते हैं, इतने साबुन रह गए, इतने टूथपेस्ट रह गए, इतने किलो तोलकर चीनी रह गया, ये आटा रह गया, अब रेट लगा लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा। तो पीरियोडिक सिस्टम कौन सा सिस्टम है जिसमें परचेजेस, जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, जो मोस्टली यूज भी होता है, आसान है ना ये। ठीक है, पीरियोडिक सिस्टम कौन सा सिस्टम है जिसमें परचेजेस का अकाउंट बनता है, चीजों का आना रिकॉर्ड होता है, जाना रिकॉर्ड नहीं होता। तो कोई ऐसा अकाउंट इस सिस्टम में नहीं है जो ये बता सके कि इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए। तो फिर मजबूरन क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक फिजिकली काउंट करते हैं और उसकी डबल एंट्री पास करते हैं। वो डबल एंट्री क्या है जी? स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ये पीरियोडिक सिस्टम अभी भी नोट करना है, एक ही बार पूरी कहानी इकट्ठी एक ही पिक्चर में लेना। ठीक है, वो गलती से मैंने पहला जुमला ना उर्दू में अंग्रेजी में लिख गया था, बहरहाल मैं उर्दू ही बोलता हूं, लिखा मैंने अंग्रेजी में। क्या करेंगे जी? परचेजेस का अकाउंट बनाते हैं। इस सिस्टम में हम क्या करते हैं जी? परचेजेस का अकाउंट बनाते हैं। ऊपर अंग्रेजी लिखिए, छोड़ो उसको, परचेजेस का अकाउंट बनाते हैं। सिर्फ चीजों का आना रिकॉर्ड करता है, परचेजेस का अकाउंट सिर्फ चीजों का आना रिकॉर्ड करता है, जाना रिकॉर्ड नहीं करता। ये नहीं लिखा हुआ, सिर्फ जुबानी बोल रहा हूं, आना रिकॉर्ड करता है, सिर्फ तो लिखा हुआ, सिर्फ आना रिकॉर्ड करता है, जाना रिकॉर्ड नहीं करता। इस सिस्टम में कोई ऐसा अकाउंट नहीं होता जो ये बता सके कि इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए। जो बातें मैंने बोली वही लिखी हुई है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, पीरियड एंड पर फिजिकल काउंट से स्टॉक की क्वांटिटी निकालते हैं और FIFO को लगाकर कॉस्ट निकाल लेते हैं और फिर उसकी डबल एंट्री करते हैं, वो बता दिया मैंने। ठीक है, परपेचुअल सिस्टम बड़ा खूबसूरत सिस्टम है। इसके अंदर हम परचेजेस का अकाउंट नहीं बनाते, इन्वेंट्री का, स्टॉक का अकाउंट बनाते हैं। ये आज पहली बार आप सुन रहे हैं, क्योंकि आपने जितनी अकाउंटिंग पढ़ी, बेसिक्स में पढ़ा था ना, परचेजेस वगैरह गुड्स का, कभी भी आपने परचेज करते हुए इन्वेंट्री डेबिट नहीं किया था। हमने आज तक बनाया ही नहीं था ये अकाउंट, क्योंकि हम पीरियोडिक सिस्टम यूज करते थे। परपेचुअल सिस्टम के अंदर परचेज की बजाय इन्वेंट्री का लेजर बनता है। इन्वेंट्री का लेजर अपनी डेबिट साइड पर चीजों का आना रिकॉर्ड करता है। यानी परपेचुअल सिस्टम अगर होगा तो गुड्स खरीदने की एंट्री परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं होगी, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट होगी। ठीक है, तो गुड्स का आना अपनी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करता है और गुड्स का जाना अपनी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करता है। ठीक है, यानी के इन्वेंट्री का अकाउंट कुछ ऐसा होता है जिसमें ब्रॉड डाउन भी होता है, ऐसे स्टॉक है ना, ठीक है, कैरी डाउन भी होता है। कॉस्ट ऑफ परचेज डेबिट साइड पर चीजों का आना, यानी कि चीज खरीदोगे तो एंट्री होगी इन्वेंट्री डेबिट, परचेज डेबिट नहीं। पर रुक गया ना, पर पे आगे नहीं जाना। ठीक है, अगर परपेचुअल सिस्टम है तो पर वाला अकाउंट बन ही नहीं रहा, इन्वेंट्री बन रहा है, वो बनता ही नहीं है। या वो इन्वेंट्री या परचेज का अकाउंट बनेगा, इन्वेंट्री का अकाउंट बनेगा भाई। ठीक है ना, तो अगर पर वाला अकाउंट बन नहीं रहा तो फिर इन्वेंट्री, चीज खरीदोगे तो एंट्री होगी इन्वेंट्री डेबिट, कैश या क्रेडिटर क्रेडिट। और जब चीज बेचोगे तो एक नॉर्मल एंट्री जो बचपन से आज तक करते आए हो वो तो होगी ही, डेटर या कैश डेबिट सेल क्रेडिट, लेकिन साथ ही इस अकाउंट में भी एंट्री पड़ेगी। ये चीजों के जाने को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट साइड पे लिखेगा। अब इन्वेंट्री का अकाउंट है, सारा कॉस्ट पे पड़ा होता है, ओपनिंग कॉस्ट, आने वाली कॉस्ट, जाने वाली कॉस्ट, क्लोजिंग कॉस्ट। यानी ये ऐसा अकाउंट होगा जो साल के एंड पे आपको बताएगा इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए, इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो थोड़ा से बड़े स्टोरों पे जाओ ना आप, जलालसन, हाइपरस्टार या कोई अच्छे बड़े स्टोर पे, तो वहां पे ना वो एक स्कैनर लेके बैठे होते हैं। जैसे ही आप चीजें लेके काउंटर पे रखते हैं वो करते हैं टीट टीट टीट, वो जो टीट 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 हो रही होती है वो ये एंट्री पड़ रही होती है। हर टीट पे ये एंट्री होती है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट।
ये क्या हो रहा है, इन्वेंट्री क्रेडिट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। तो ये जाने की, ये इन्वेंट्री के जाने की एंट्री है, चीजों का जाना भी रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। सेल की एंट्री तो होती है जो बचपन से आप करते आ रहे हो, डेबिट डेबिट सेल क्रेडिट, उसी वक्त साथ ही टीट की आवाज आती है ना जो, तो ये इन्वेंट्री का जाना रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो लोग, परपेचुअल सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, वो एंट्री करते हैं, उसी वक्त एंट्री होती है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। तो किसी भी मौके पर रोक के उनसे पूछो, हाँ भाई कितना स्टॉक है, कहेंगे 1 मिनट, सिस्टम ओपन करेंगे, इन्वेंट्री का लेजर, इतना स्टॉक पड़ा हुआ है जी। क्यों, हर मौके के ऊपर, हर एंट्री के ऊपर, हर सेल के ऊपर चीजों का जाना रिकॉर्ड हो रहा होता है, ठीक है ना। तो ये इन्वेंट्री कार्ड भी इसी तरह से ही, जो तफसीली इन्वेंट्री कार्ड बना था, ये भी क्या बता रहा था, किसी भी दिन खड़े होकर 3 तारीख को, भाई कितना स्टॉक है जी, 140, 27 को चले जाओ, कितना स्टॉक है जी, 1184 का पड़ा है, किसी भी वक्त बता देगा, ठीक है। तो परपेचुअल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, इधर देखो, इसमें इन्वेंट्री अकाउंट बनता है, ये चीजों का आना भी रिकॉर्ड करता है डेबिट साइड पे, कॉस्ट ऑफ परचेज, और चीजों का जाना भी रिकॉर्ड करता है क्रेडिट साइड पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इस सिस्टम में ऐसा अकाउंट मौजूद होता है जो साल के एंड पर बता सके कि इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक तो अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट से ही मिल जाता है ना फिर। हाँ, लेकिन तसल्ली करने के लिए हम गिनती भी कर सकते हैं, कुछ शॉर्टेज वगैरह तो नहीं है। क्या मतलब जो पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रहा है ना बंदा, क्या नाम तुम्हारा है, वलीद जो है, अगर उस दुकानदार के 2 लेज निकाल कर ले आए, एक मेरे लिए एक अपने लिए, ठीक है, मैं खुद को शामिल करता हूं, पिछली क्लास में किया, माइंड ना कर जाए वलीद, ठीक है। तो उस दुकानदार को शायद पता ही ना चले, क्योंकि उसने क्लोजिंग स्टॉक में जो गिनती में स्टॉक आना, उसने कहना बस यही मेरा स्टॉक है, तो छोटी मोटी शॉर्टेज को उसको पता ही नहीं चलेगा, अनलेस के शटर टूटा पड़ा हो, अगले दिन आए दुकानदार, या छत जो है वो हम नहीं है, ठीक है ना। तो गांव पिंडों शिंडों के अंदर छत फाड़ के तो सारा जी, तो अनलेस के ऐसा कुछ हो जाए, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो छोटी मोटी शॉर्टेज प्लीज, पीरियोडिक सिस्टम में उसका पता ही नहीं चलता, पीरियोडिक सिस्टम में उसका पता ही नहीं चलता, क्योंकि जो फिजिकली काउंट करना है वही है। लेकिन परपेचुअल सिस्टम वाले को पता होगा, इन्वेंट्री अकाउंट कह रहा है इतना स्टॉक होना चाहिए, जैसे कैश इतना होना चाहिए, गिनती करेंगे तो कम है तो अकाउंटेंट कहेंगे हाँ भाई किधर गया, ऐसे ही इन्वेंट्री अकाउंट क्लोजिंग बताएगा, गिनती करेंगे, अगर उतना नहीं निकलता तो कोई शक है, कोई गड़बड़ है, चेक करेंगे, चोरी तो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी फिलहाल, ये ठीक है जी, ये पूरी कहानी है। ये दोनों का फर्क भी है, पीरियोडिक सिस्टम में परचेजेस का अकाउंट बनता है, सिर्फ चीजों का आना रिकॉर्ड होता है, सिस्टम में ऐसा कोई अकाउंट नहीं बता सके इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए, तो पीरियड एंड पर फिजिकल अकाउंट से स्टॉक निकलता है, ठीक है, सही है। परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का अकाउंट बनता है, चीजों का आना भी रिकॉर्ड करता है डेबिट साइड पे, कॉस्ट ऑफ परचेज, और चीजों का जाना भी रिकॉर्ड करता है, कॉस्ट ऑफ सेल। पीरियड एंड पे एक अकाउंट मौजूद है, ये बता सकता है कि इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए, और ठीक है। तसल्ली के लिए आप बेशक काउंट भी कर लो। अब हमने जो सवाल किया है जी, अभी तस्वीर बनानी है, अच्छा जी। अब हमने जो कल सवाल किया था परपेचुअल वाला, उसमें फाइफो से आप एंट्रीज कर लेना, एफको से मैं करवा देता हूं। फाइफो के अंदर बस इतनी सी तकलीफ भी मैं नहीं करना चाह रहा कि अगर एक दिन के ऊपर 2 या 3 चीजें इकट्ठी आ रही हैं, जैसे ये, तो जब ये एंट्री करने लगेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, तो मैं कह रहा हूं वो भी आप ही कर लेना, ठीक है ना, सिंगल ट्रांजैक्शन है ना। ये वाली एंट्रीज करवाने लगा हूं, देखो अब सबसे पहले 1 फरवरी पे ओपनिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी बता दो, ओपनिंग स्टॉक की क्या एंट्री होगी, क्यों क्यों क्यों, ये जब लेजर्स के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग आते हैं बेटा, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, इसी वक्त आप 5 मिनट जो है ना अटेंशन लूज करते हैं, इसी वक्त सबसे काम की बात हो जाती है। ओपनिंग बैलेंस की कभी कोई जर्नल एंट्री नहीं किया आप लोगों ने, लेजर का ओपनिंग लिखा होता है, पिछले साल का क्लोजिंग, और क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर आती है, इसकी भी कोई एंट्री नहीं होती। यानी अगर ये थोड़ी देर पहले मैंने एंट्री बताई, क्या मैं उससे मुकर गया हूं, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री मुकर गया, अभी कह रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं होगी, ओपनिंग की भी नहीं होगी, मुकर गया हूं मैं। परपेचुअल सिस्टम में नहीं होगी, क्योंकि उसमें इन्वेंट्री का लेजर बनता है, ओपनिंग बीडी क्लोजिंग सीडी वहां पे आ जाता है, लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में इसकी एंट्रीज होंगी। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूं परपेचुअल सिस्टम की। तो परपेचुअल सिस्टम में ओपनिंग स्टॉक की नो, ऐसे तो नहीं काम चलेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, नो जर्नल एंट्री ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्यों, एज इट इज रिटन एज बीडी ऑफ इन्वेंट्री अकाउंट, ठीक है जी। क्या पोस्ट करने के लिए एंट्री करनी पड़ेगी ना, ब्रॉड डाउन लिखा तो हुआ है, जब इन्वेंट्री का लेजर बन रहा है तो ओपनिंग की, फिक्स एसेट की आप पूरा टॉपिक पढ़ के आए हैं, ब्रॉड डाउन की क्या एंट्री करते थे, उसको सिर्फ लेजर में ओपनिंग लिखना है, फिर ट्रांजैक्शंस करनी है, क्लोजिंग बैलेंस ही निकालना है, वो फिर बैलेंस शीट में ले जाना है, ठीक है। हाँ अच्छा जी सुने, 4 फरवरी को क्या हुआ, परचेजेस, पर नहीं है, परचेजेस तो हैं, परचेजेस का अकाउंट नहीं है, तो परचेजेस की एंट्री एकदम से बदल गई, आज वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, और एंट्री हो गई इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से जी 1,
एंट्री यहां पे 160 से, ठीक है। अब बोलो, अच्छा अगर यही पीरियोडिक सिस्टम में होता तो एंट्री बनती परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन ये और सवाल है, ये कल करवाऊंगा क्वेश्चन 2, बस फिगर्स ही निकालनी है। परचेज की अमाउंट वैसे सेम ही आनी है, लेकिन क्योंकि सवाल सेम ही रखा हुआ है, लेकिन फिलहाल छोड़ो, सवाल सामने नहीं है। ओके सही है। नेक्स्ट 18 को क्या हुआ भाई, परचेजेस हुई है। परचेजेस की एंट्री परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से जी 340 से, ठीक है। यहां पर अगर होता तो सेम एंट्री परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। लेकिन वो कल इंशाल्लाह सवाल की फिगर्स देख लेंगे, पर एंट्री तो सीख लेना। उसके बाद क्या हुआ जी, सेल्स। अब एक तो सेल के अंदर वही पुरानी बचपन वाली एंट्री कैश या डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेकिन ये एंट्री याद रखना हमेशा विद सेलिंग प्राइस होती है। और भाई सेल को तो सेलिंग प्राइस से रिकॉर्ड करना है ना, स्टॉक के अकाउंट में सेलिंग प्राइस नहीं लानी। ये तो वो सेल है जो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे टॉप पे नजर आनी है। ये वो फिगर है जिसको कल मैंने आपको इग्नोर करवाया था। 8 यूनिट्स इंटू 60, ये डेटर डेबिट सेल क्रेडिट या कैश डेबिट सेल क्रेडिट। 8 यूनिट जो बिके हैं 60 के हिसाब से कितना बनता है, हैं? बोलो 480, लेकिन ये है सेल की एंट्री। अब इसके जाने को रिकॉर्ड करना है कॉस्ट ऑफ सेल। ये जो एंट्री अभी दिखाई थी, ये जो अभी दिखाई थी, किधर की किधर की किधर की किधर की, ये एंट्री क्या हो रही है, चीजों का जाना। इन्वेंट्री का अकाउंट क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। यानी यूं समझ लो जैसे एसेट डेबिट होता था और फिर जब डेबिशन होती तो हम कहते थे एसेट क्रेडिट हो गया और एक्सपेंस बढ़ गया। ऐसे ही चीजें खरीदी तो स्टॉक है, जब बिक गई तो हमने कहा स्टॉक कम कर लो, ये एक्सपेंस हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल बन गई। तो ये वही एंट्री पड़ रही है। तो परपेचुअल सिस्टम में सेल के वक्त 2 एंट्रीज होंगी, पहली डेटर या कैश डेबिट सेल क्रेडिट, दूसरी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। ये वो एंट्री है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, ठीक है। ये विद कॉस्ट होगी, और ये वो एंट्री है जो यहां पे आपको नजर आ रही है 256 से, ठीक है। यानी ये दरअसल कॉस्ट ऑफ सेल्स का कॉलम था, सेल्स का कॉलम नहीं था। इसीलिए तो मैंने कहा था यहां पे सेलिंग प्राइस को मत लाएं। तो परपेचुअल सिस्टम में सेल के वक्त 2 एंट्रीज होती हैं। आपका दिल कर रहा है मैं यहां पे लिख भी देता हूं, 8 यूनिट्स इंटू 32 है ना, ये देखो 8 इंटू 32 है ना, ये अब क्लियर करेगा आपको। ये क्या है जी, ये सेल है। 60 रुपए का यूनिट बेचा, 32 का पड़ा था, तो 60 सेल 32 कॉस्ट ऑफ सेल, 60 सेल 32 कॉस्ट ऑफ सेल। बात समझ आई है, ठीक है। इन्वेंट्री के अकाउंट के अंदर 256 ही आएगा। ये सेल, ये देखो यहां पे कहीं इन्वेंट्री लिखा हुआ है, तो कैश और सेल्स है, तो गुड्स का जाना भी कॉस्ट पर, क्योंकि इन्वेंट्री का अकाउंट तो कॉस्ट पे बन रहा है। तो ये एक्स्ट्रा एंट्री होगी परपेचुअल सिस्टम के अंदर। बात समझे हो, नहीं समझ आई तुम्हें, ये नहीं समझ आई तुम्हें, आगे समझ। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, पर पीरियोडिक सिस्टम वही पुराना जो बचपन में पढ़ा था, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। ये एक एंट्री होगी, ये नहीं होती उस सिस्टम में, यही एंट्री तो होती नहीं थी, ठीक है। अच्छा सुनो, अगली एंट्री कर लोगे ना सेम, 27 पे परचेज है, 28 पे फिर सेल है, ठीक है। यहां पर 27 पे परचेज डेबिट, यहां पे इन्वेंट्री डेबिट, ये फर्क है, ओके। 28 के ऊपर ये एंट्री होगी दूसरी, सॉरी हाँ सही है, ठीक है। अच्छा अगली बात, क्लोजिंग स्टॉक की परपेचुअल सिस्टम में कोई एंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री का लेजर बन रहा है, वो क्लोजिंग आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पर पीरियोडिक में अभी तो ये आपको एंट्री सिखा के आ रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स। भाई देखो कसम उठवा लो, कभी आज तक बच्चों को ये नहीं कहा कि ओपनिंग स्टॉक की एंट्री पीरियोडिक में याद करना। स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट की एंट्री कहता हूं याद कर लो। क्यों? क्योंकि आपको ये एंट्री आती है, ये एंट्री आपने बनवाई थी। लेकिन ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कभी भी याद नहीं करनी। कोई पूछे ओपनिंग स्टॉक की एंट्री पीरियोडिक में तो कहना 1 मिनट। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग किसके उलट होगी जी, बस ऐसे करके लिख दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट स्टॉक क्रेडिट। भाई कभी भी आज तक मैंने बच्चों को ये एंट्री याद नहीं करवाई। कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो ये एंट्रीज उसके अंदर दोबारा आएंगी। कल मैं ये क्वेश्चन 1 की एंट्रीज रिपीट भी करूंगा, ठीक है जी। लेकिन फिलहाल पीरियोडिक और परपेचुअल का थोड़ा बहुत आपको मैंने आइडिया दे दिया, आइडिया। अच्छा, अब करेक्शन ऑफ एरर वाले सवालों में कोई मसला हो तो वो कर लेना, जितनी डिस्कशन आज इसकी की वो कर लेना, टेस्ट ध्यान से देना। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी, यहीं से बात दोबारा शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज।